हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली महाजनपद था और प्राचीन भारत में इसकी स्थापना बृहदत्त द्वारा किया गया था। तो ये जो 16 महाजनपद है उनमें से मगध शक्तिशाली के रूप में उभरे। तो ये जो 16 महाजनपद है इसके बारे में हमने एक वीडियो बना चुके हैं, उसको ज़रूर देखें। तो मगध के उदय के कारण देखते, इसका मतलब उदय कैसे हुआ। तो आर्थिक कारण थे, भौगोलिक कारण थे और राजनीतिक कारण थे। तो इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो आर्थिक कारण थे वह है मगध का क्षेत्र बहुत सारी नदियों के बीच था, इसलिए वहाँ की मिट्टी भी जलोढ़ और उपजाऊ थी, जिससे कृषि को बहुत सहायता मिलती थी। कृषि के लिए बहुत सहायता मिलती थी। तो आर्थिक कारण ये रहा मगध के उदय का। नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक कारण। मगध के भौगोलिक कारणों ने भी इसकी प्रगति में बहुत सहयोग किया था, क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो राजगृह में थी वह पर्वतों से घिरी हुई थी और बाद में जब इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी तो यह नदियों जैसे गंगा, सोन, गंडक जैसे नदियों से घिरी हुई थी, जिसके कारण मगध अपने आप को सुरक्षित रखकर दूसरों पर आक्रमण कर अपनी सीमा को बढ़ा रहे थे। तो भौगोलिक कारण भी हमने पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। मगध की राजनीतिक स्थिति भी बहुत मजबूत थी, क्योंकि मगध में जितने भी राजवंशों ने शासन किया उसमें अनेक महान राजा थे जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। मगध साम्राज्य पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। तो इसके लिए याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाए हैं, हसना मौसी के साथ। हसना मौसी के साथ। तो ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, सी से शुंग वंश, के से कण्व वंश और सात से सातवाहन वंश। तो ये जो वंश है इसको एग्ज़ाम में कर्म में सजाने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रिक आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज हम इन जो 7 राजवंश है उनमें से 3 को पढ़ेंगे। पहले ऊपर में जो 3 है जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम हर्यक वंश को देखते हैं। तो हर्यक वंश जो है यह 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला, जिसमें शासन किए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदर्शक। तो जो ये बिंबिसार है ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन और उदयन के पुत्र हुए नागदर्शक। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना किया गया था, 544 ईसा पूर्व में की गई थी। इस कर्म में बिंबिसार द्वारा राजगृह का निर्माण भी किया गया था और फिर उस क्षेत्र को अपनी राजधानी बना देता है। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। ठीक है, और इस प्रकार राजगृह मगध की प्रथम राजधानी बन गई।
आई होप इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन है। तो उसकी राजधानी प्रथम बनी राजगृह, और किसने बनाए? बिंबिसार ने। इसके साथ साथ भारतीय इतिहास का बिंबिसार प्रथम राजा थे, और भारतीय इतिहास का भी बिंबिसार प्रथम राजा हुए, जिसने विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार का मार्ग चुना था। यानी बिना किसी से युद्ध लड़े हुए उस क्षेत्र की राजकुमारी से विवाह करके उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेना, मतलब कि राजकुमारियों से विवाह करके वह क्षेत्र को प्राप्त कर रहे थे, न कि युद्ध के जरिए। इस प्रकार इस कर्म में बिंबिसार द्वारा 3 राजकुमारियों से विवाह किया गया था, जो कुल इस प्रकार था। पहला था महाकौशला देवी, जो कौशल राजवंश से थी। दूसरी थी चेना, जो लिच्छवी राजवंश की थी। और तीसरी थी झेमा, जो मद्र राजवंश की थी। अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। तो अजातशत्रु के पिता हुए बिंबिसार बहुत लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान थे। बिंबिसार बहुत लंबे समय तक अपने राजगद्दी में थे। 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व लगभग 52 वर्ष तक शासन किए। इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद अजातशत्रु, जो उसके पुत्र थे बिंबिसार के, ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था। जब अजातशत्रु राजा बना था तब उसकी सौतेली माँ यानी महाकौशला देवी खुश नहीं थी, और बिंबिसार के साथ विवाह के बाद जो काशी प्रदेश दहेज के रूप में दिया गया था, वह अब अजातशत्रु के राजा बनने के बाद कौशल देवी के भाई प्रसेनजीत द्वारा वापस ले लिया गया था। काशी को लेकर प्रसेनजीत और अजातशत्रु में संघर्ष हुआ, और उसने अजातशत्रु को विजय प्राप्त हुई थी, और फिर दोबारा काशी का क्षेत्र मगध में वापस आ गया था। और इसके साथ साथ प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ कर दिया गया था। राजा बनने के बाद अजातशत्रु द्वारा वैशाली, जो उसका ननिहाल था, उस पर भी विजय प्राप्त करके उन क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। तो जो प्रसेनजीत थे, उसके पुत्री का नाम था वजीरा, जिससे अजातशत्रु ने शादी किया और फिर काशी प्रदेश को वापस ले लिया था। उदायन, अजातशत्रु के पुत्र उदायन ने भी अजातशत्रु के कर्मों की तरह अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से हर्यक वंश को पित्तहीनता वंश के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि इसमें अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। उदायन के द्वारा गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम में एक शहर बसाया, जिसका नाम पाटलिपुत्र था। इसने राजगृह से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई? तो उदायन ने। उदायन के बाद उसका पुत्र नागदर्शक मगध के शासक बना, परंतु इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने किया था और एक नए वंश की स्थापना कर दी गई। उदायन के जो पुत्र थे नागदर्शक, तो उदायन ने पहले ही अपने पुत्र को कह दिए थे कि अगर आपको राजगद्दी चाहिए तो हमें मेरी हत्या मत करना, हमें बोल देना, मैं आपको राजगद्दी दे दूंगी। तो अब है शिशुनाग वंश आया। तो शिशुनाग वंश जो है वह 412 से 394 ईसा पूर्व तक चला। शिशुनाग द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी, जहां सबसे पहले मगध की राजधानी
राजगृह थी। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र हुई। अब शिशुनाग ने फिर राजधानी को बदलकर वैशाली कर दी। कालाशोक, शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक राजा की गद्दी पर बैठा और उसके द्वारा फिर से वापस मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। कालाशोक के शासनकाल में ही दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया था। नंदवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक बना। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक थे शिशुनाग ही थे, जबकि अंतिम शासक थे नंदीवर्धन। अब हमारा शिशुनाग वंश कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं नंद वंश। तो शिशुनाग वंश के बाद मगध साम्राज्य में नंद वंश की स्थापना हुई। इस वंश में कुल 10 राजाओं ने शासन किए थे, जिसमें से प्रथम और अंतिम जो राजा थे वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो प्रथम राजा हुए महापद्मनंद और अंतिम राजा हुए घनानंद। तो अब हम महापद्मनम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद घनानंद के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो जो महापद्मनम है नंद वंश के प्रथम शासक और संस्थापक थे और इसको बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में भी देखा जाता है। इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा में एक राठ नामक उपाधि धारण की और यह उपाधि धारण करने वाले यह भारत के प्रथम राजा थे और इन्हें परशुराम का दूसरा रूप भी कहा जाता है महापद्मनम को। अब पढ़ेंगे घनानंद, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद और यह एक क्रूर राजा था, मतलब क्रोधित राजा था, जिसके कारण इसकी प्रजा इससे काफ़ी दुखी रहते थे। इसके शासनकाल के समय भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों पर सिकंदर का आक्रमण होता है। घनानंद के दरबार में चाणक्य रहते थे, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी संबोधित करते हैं। जैसे कि मतलब चाणक्य जो है इसका और एक नाम है कौटिल्य और एक है विष्णुगुप्त। जैसे कि घनानंद एक क्रूर राजा था, तो घनानंद द्वारा एक बार चाणक्य का अपमान किया जाता है, जिसके बाद चाणक्य वहां से चले जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद पर आक्रमण करते हैं और हत्या कर देते हैं घनानंद की। उसके बाद मौर्य वंश के शासक बन जाते हैं घनानंद। तो अब हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए।